नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित, सरकारी कर्मचारी की एनओसी से संबंधित और भी अन्य बहुत से मुद्दे जिसको लेकर बहुत से साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो उन सभी की समस्याओं को आज हम इस वीडियो में उनका निस्तारण करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाए और वो राहत की सांस लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओटीआर। ओटीआर है क्या? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको आरपीएससी ने लॉन्च किया है। जनवरी 2022 से ये स्कीम शुरू की गई है। ये स्कीम जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की है, ये अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है, जबकि अब जो वर्तमान है उसको देखें तो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनके लिए ये गले की फांस बन गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ बर्डन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ओटीआर आपकी सुविधा के लिए है। दोस्तों बहुत से सवाल आ रहे हैं मेरे पास, बहुत से साथी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जिनके अगर आधार कार्ड है या जन आधार है या 10वीं की मार्कशीट है, उनमें कई मिस्टेक्स हैं। जैसे डीओबी गलत हो गई किसी का पिता के नाम में स्पेस नहीं है, दूसरी मार्कशीट में है, जन आधार में स्पेस नहीं है, कईयों के आगे उपजाति लगी हुई है, जैसे नाथ, राजपूत, ब्राह्मण या शर्मा वगैरह कईयों में लगा हुआ है, कईयों में नहीं लगा हुआ। ऐसी समस्याएं आ रही है जिससे कि अभ्यर्थियों की ऐसी समस्याएं, सब अब हमारी तो तैयारी छूट गई है, हम तो जिस रफ्तार से तैयारी कर रहे थे अब उस पर ब्रेक लग गया है, क्या हम कभी भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे? क्या हम इस भर्ती से बाहर हो गए हैं क्या? ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहां से बाहर होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, आप कट ऑफ के अंदर नहीं आते। अगर आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, आप कट ऑफ को जो कट ऑफ रही है उससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको बाहर करने का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। चाहे आपका नाम गलत है, आपकी डीओबी गलत हो गई, आपका ई मित्र से फॉर्म गलत भरा गया, सब चीजों के सॉल्यूशन है। जब भले ही आखिर टाइम तक आपको कोर्ट से ही ऑर्डर क्यों ना करवाने पड़े, लेकिन सबका सॉल्यूशन है। ऐसा एक भी बंदा मैंने नहीं देखा है जिसका सिलेक्शन हो गया हो और फॉर्म मिस्टेक की वजह से, डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट की वजह से वो बाहर हो गया। तो किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको आपके हर जो समस्या है, आपका जो हर आपका सवाल है, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहें लास्ट तक। तो सबसे पहला जो है, जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ओटीआर का, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ओटीआर, जैसे मैंने बहुत से मित्र साथियों से बात की है, तो उनके अनुसार आपकी 10वीं की मार्कशीट, आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, इन तीनों की सहायता से आप ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, जो आपकी डीओबी है, उसी के अनुसार आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपका 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड मैच हो रहे हैं तो आप उन दोनों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड बाई चांस आपका गलत है, आपका 10वीं की मार्कशीट और जन आधार मैच हो रहे हैं, तो उन दोनों से भर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले आधार कार्ड को सही करवा लें, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। तो ये तो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। दूसरी बात, किसी भी साथी का नाम में स्पेस है, जैसे किसी का महेश चंद नाम है मान लो, और महेश और चंद में कहीं स्पेस है, मार्कशीट में कहीं नहीं है, और वो अब इस समस्या से ग्रसित हो रहा है कि मैं इस वजह से भर्ती से बाहर हो जाऊंगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आप उसको एडिट करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, अगर नहीं भी करवा सकते हैं तो आप उसी के आधार पर ओटीआर भरिए, उसी के आधार पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरिए, और लास्ट टाइम में आप जब भी कहीं पर भी आपको समस्या आए भी ये दोनों अलग अलग नाम कैसे हैं, तो वहां पर आप एक शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखा जाता है और उसमें लिखा होता है ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो सेम है और
मिस्टेक की वजह से ये गलत लिखा गया। इस 50 रुपए के स्टाम्प से आपका कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था वो सवाल जिसकी वजह से बहुत से साथी परेशान थे। अब ओटीआर से हम कौन सी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जो भी आरपीएससी आयोजित करती है, जैसे शिक्षा विभाग के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो भी आ रही है, तो उसमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जन आधार और 10वीं की मार्कशीट से आपको एक ओटीआर नंबर जारी हो जाएगा और उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपने ओटीआर में डिटेल डाली है वो अपने आप फॉर्म के अंदर फिल हो जाएगी। आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था। अब एक है ओबीसी SC ST ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाला है, सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, इस थंबनेल के नाम से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में भी बता देता हूं भी ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की होती है। अगर जब आप फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास जो पहले उपलब्ध सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है तो आप उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो फिर वो अनवैलिड हो चुका है, आपको नया अप्लाई करना चाहिए और उसके आधार पर फॉर्म भरना चाहिए। अब बहुत से साथी कह रहे हैं भी ऐसा क्यों है, इसका जरूरत क्यों पड़ रही है गवर्नमेंट को? तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर 2 श्रेणियां होती हैं, आप सभी को पता है। और जब 8 लाख से क्रॉस कर जाते हैं तो वो क्रीमिलियर श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में अनरिजर्व व जनरल कहा जाता है। तो ओबीसी और जनरल कोटे को अलग अलग डिफाइन करने के लिए, सही अभ्यर्थी को कोटे का फायदा देने के लिए ये है। तो ये आप सभी के लिए सुविधा है। तो आप वैलिड प्रमाण पत्र आपके पास है तो फॉर्म भरिए, नहीं है तो आप अप्लाई करिए और वैलिड प्रमाण पत्र आने के बाद फॉर्म भरिए। इसी प्रकार एमबीसी में है, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो 70 दल 70 बनता है, यानी पिछला जो है वो अप्रैल से मार्च तक होता है, यानी 31 मार्च तक वो पिछली 70 का खत्म हो चुका है। अब अप्रैल मई में आपको नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए। इसको लेकर आपने बहुत सी सुर्खियों में खबरें भी देखी होगी। तो आपको अप्लाई करना चाहिए और उसके आधार पर फॉर्म भरना चाहिए। एससी और एसटी के लिए एक बार जारी प्रमाण पत्र ही वैलिड होता है। इसी प्रकार टीएसपी में 2018-19 की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर जारी टीएसपी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अन्य कैटेगरी के लिए जो भी प्रमाण पत्र हैं उनकी वैलिडिटी के हिसाब से आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो ये तो था प्रमाण पत्र को लेकर। एक बहुत से साथी सरकारी कर्मचारी हैं जो कईयों की मेरे पास कॉल भी आए, साहब हमने गलती से शो नहीं किया भी हम सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसा क्यों है। एक इसी के साथ ही जो आय की बात हो रही है, तो आय किसकी लगेगी? तो पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनते हैं। ईडब्ल्यूएस है उसमें पिता और हस्बैंड दोनों की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसके आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस बन जाता है। अब सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनकी आय काउंट नहीं होती है। सरकारी कर्मचारी आईएएस ही क्यों ना हो, आरएएस ही क्यों ना हो, जबकि उनकी जो आय है उनकी पिता से डिसाइड होगी भी वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे। तो ये है आय को लेकर। अब एनओसी क्या है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कब होगा? जब आप उनसे एनओसी लेंगे। जो भी शिक्षा विभाग में ग्रेड 3 एलडीसी वगैरह लगे हुए हैं वहां पर अब पोर्टल के ऊपर ही एनओसी के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है। तो आप अपनी खुद की शाला दर्पण आईडी से एनओसी के लिए अप्लाई करें, वो आपके डीओ ऑफिस बोलेगी और वहां से आप उसको अप्रूव करवा के उसको सर्टिफिकेट को निकलवा लें, ताकि वो आपको जरूरत कब पड़ेगी। बहुत से साथी ये भी कमेंट करते हैं भी एनओसी की जरूरत क्यों पड़ती है, एनओसी का फायदा क्या है? तो एनओसी का फायदा जो प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए होता है। अब बहुत से साथी जो प्रोबेशन कंप्लीट नहीं कर चुके हैं वो भी होंगे, तो उनको भी एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या जिस भर्ती का आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस भर्ती के आप एग्जाम देंगे उसकी ज्वाइनिंग बहुत लेट हो जाए, या उसकी ज्वाइनिंग जो है होते होते आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एनओसी सबको लेनी चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? 2 तरीके से रिलीविंग मिलती है। एक तो होता है रिलीव होना, एक होता है रिजाइन देना। रिजाइन का मतलब होता है आपका नौकरी छोड़ना या त्याग पत्र देना।
इस कंडीशन में अगली जॉब आप जिस जॉब के लिए जाएंगे तो उससे पिछली जॉब का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो आपकी कटौतियां हुई हैं वो तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उस जॉब का जो पे स्केल है उससे और नई जॉब के पे स्केल से उनका कोई संबंध नहीं होगा। जबकि जब आप रिलीव होके जाते हैं, रिलीव का मतलब होता है इस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब, उसमें आपकी सर्विस बुक भी वही रहेगी, आपकी पे मैनेजर आईडी वगैरह वही रहेंगी, और जिस पे आउट को आप छोड़ के जाएंगे, यानी अगर आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं तो नई जॉब में प्रोबेशन के दौरान आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप 40,000 रुपये उठा सकते हैं, यानी दोनों में से जो अधिकतम होगा वो ले सकते हैं 2 साल के लिए। उसके बाद आप नए ग्रेड का पे स्केल होगा वो ले सकते हैं। ये फायदा होता है एनओसी का। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो जिसमें उन्होंने एनओसी को लेकर, रिजाइन रिलीविंग को लेकर, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर बात की। ऐसी अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।